होती है, जैसे सिमली जानते हो वैसे कंसीट समझ लेना। जो कंसीट वही सिमली, उसमें भी कंपैरिजन इसमें भी कंपैरिजन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये क्या है कि जो सिमली होती है, सिमली में जो आपका कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन वो फेमिलियर सी चीजें होती हैं, आप उसको जानते हैं। वो चीज बोलने पे आप जो है आप उसको जो है चौंकोगे नहीं, आपको अजीब सा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? ये जो आपकी क्या होती है, कंसीट होती है। कंसीट ये जो है स्ट्राइकिंग होती है। स्ट्राइकिंग क्या? स्ट्राइकिंग का मतलब कि आप जब इसको सुनोगे तुमको लगेगा अरे ये यार कैसे तुलना इसको कर दिया। अब जैसे जॉन डन ने किसकी तुलना की है? लवर्स की तुलना उसने जो है कंपासेस से कर दी है, कि एक यहाँ रहता है दूसरा उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। है तुलना, मतलब तुलना उसका बोलने का है, लेकिन ये क्या, ये नॉर्मल नहीं यूज हो रहा है। आप इसको जो है स्ट्राइकिंग किसको बोलते हैं? स्ट्राइकिंग आप उसको बोलते हैं जो जन सामान्य में यूज नहीं करते हैं। अब जैसे जैसे प्रेमी प्रेमिका की तुलना आप पता चला राधा जी कृष्ण जी से कर दो, या और भी जो भी हैं उनसे आप कर दो, तो ये सब सामान्य सी चीजें हैं, इसको बोलने पे आप चौंकोगे नहीं, अजीब सा नहीं लगेगा। लेकिन तुम लंगड़ा प्रकार से उसकी तुलना कर दो, या और किसी ऐसी चीज से तुम कर दो कि जो आज तक जो है कभी जो है कॉन्सेप्ट में ही नहीं आया हो, तो ये चीजें जो है इन्हीं को स्ट्राइकिंग बोला जाता है, इन्हीं को फारफेस्ट बोला जाता है। बात समझ में आई? अब इसमें भी कंसीट आपकी दो टाइप की होती है। कंसीट एक होती है पेट्रार्कियन कंसीट, और दूसरी आपकी कंसीट होती है मेटाफिजिकल कंसीट। तो पेट्रार्कियन कंसीट क्या होती है? पेट्रार्कियन कंसीट आपकी ज्यादातर लव थीम को डील करती है, और जो मेटाफिजिकल जो है कंसीट होती है, ये भी लव थीम को डील कर सकती है। लव थीम के अलावा जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। मेटाफिजिकल का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ बताओगे जरा, मेटाफिजिकल क्या चीज होती है? हम्म? जान डन पढ़े हैं? बताओ, कोई बताओ। इसमें किसी ने जान डन को पढ़ा है? मेटाफिजिकल पोएट्री आपने पढ़ी है? मेटाफिजिकल क्या होता है बता सकते हैं? कि नहीं बताने, नहीं बताने के लिए कसम खाएं? देखो, मेटाफिजिकल का जैसे नाम लिया जाता है, आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आती है। तुरंत क्या आता है? कि जो इस फिजिक के मेटा हो, मतलब इस फिजिक के परे हो, मतलब इस फिजिक की जहां पे बात है, फिजिक मतलब आपका शरीर, तो इस शरीर के परे क्या चीज हो जाती है? आत्मा परमात्मा। ठीक। दिमाग में सबसे पहले मेटाफिजिकल का नाम लेते तुम्हारे आत्मा परमात्मा ही आता है। तो क्या जो जॉन डन की थी, या उनके जो समकक्ष कवि थे, जो कहने का मतलब ये थे, क्या उन्होंने अपनी पोएम्स में आत्मा परमात्मा की बात की है? सोल और जो है जो है ग्रेट सोल, इन सब का खाली इन्हीं सब की चर्चा हुई है? ऐसा तो है नहीं। मेटाफिजिकल कहने का मतलब जो फिजिक्स से मेटा हो। फिजिक्स से मेटा जैसे क्या है? तुम्हारी लब्धि है। कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग को अगर जो आप डील करवा करवा रहे हैं, तो वो पोएम भी आपकी मेटाफिजिकल बन सकती है। जैसे तुमने हेट, हेट का कोई जो है वो जो है फिजिकल उसका कंस्ट्रक्शन नहीं है, या इमोशन लगभग लगभग ये जैसे लव हुआ हेट हुआ, इन सब चीजों को लेकर के अगर जो आप डीलिंग कर रहे हैं, तो ये मेटाफिजिकल ये भी हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं? मेटाफिजिकल का मतलब सिर्फ आत्मा परमात्मा ही नहीं होता है, कहने का मतलब इस फिजिक के परे। तो इस फिजिक के परे क्या चीज है? फिजिक का मतलब आपका भौतिक शरीर। भौतिक शरीर वो चीज है जो आपको आंखों से दिखता है। बात समझ में आए? मेटाफिजिकल मतलब इस भौतिक शरीर के परे। तो इस भौतिक शरीर के परे आत्मा परमात्मा के अलावा भी कुछ चीजें हैं, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेटाफिजिकल कंसीट क्या है? पेट्रार्कियन कंसीट से इसका दायरा बड़ा हो जाता है। वो सिर्फ लव थीम तक ही जो है कंसाइज होकर रह जाता है। ये लव थीम के अलावा भी जो मेटाफिजिकल चीजें हैं, जैसे आपका हेट हुआ, लव हुआ, या और भी जो मतलब सोल या फादर सोल, इनकी सबकी बात होती है, तो ये सब सारी मतलब इनका दायरा और बड़ा हो जाता है। बात समझ में आई आपको? सर एक बार पिटारकन कॉन्सेप्ट बता दीजिए। पेट्रार्कियन कंसीट आपकी लव थीम को ज्यादा डील करती है। इसका जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लव ही होता है। समझ रहे हैं? और जो आपकी ये मेटाफिजिकल कंसीट होती है, ये लव के साथ साथ इसका दायरा और बढ़ जाता है। जैसे हेट को भी डील कर ले, समझ रहे हैं, जेलसी को भी डील कर ले। कहने का मतलब ये फिजिक के
परे जो चीजें हैं वो इसका दायरा उस मतलब इस टाइप की चीजों से भी ये तुलना कर सकता है। जैसे हेट के लिए कोई क्या तुलना आप कर सकते हो, आप उस पे लगाओ। आप और जेलस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए तुलना लगाएं। बात समझ रहे हैं आप हमारी, हम क्या बोलना चाहते हैं? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ना समझ में आई तो मैं दूसरा तरीका लगाऊं। सर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इसमें आएंगी। हाँ अब, हाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आएंगी। तो अब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंग के लिए कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज करोगे? जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग रहेंगी, अब उसमें क्या है, उसमें जो आपका पेट्रार्कियन कंसीट था वो सिर्फ लब तक ही सीमित होकर रह गया। उसने एक चीज क्या पकड़ा, लब। और ये मेटाफिजिकल क्या पकड़ रहा है, लब के अतिरिक्त भी ये बहुत बहुत सी सारी चीजें जो है पकड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे जेलस हुआ या और भी चीजें हुई, जब आप मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें आप पाएंगे। सोल, सोल फादर सोल मतलब ये आत्मा परमात्मा जिसको जो है बोला जाता है। इन सब कहने का मतलब बस मोटा मोटी ये समझ लेना कि मेटाफिजिकल जो कंसीट होती है, कंसीट का मतलब कंपैरिजन, तो मेटाफिजिकल पोएट्री में जो तुलना की जाती है, जो कहने का मतलब आप उसमें उपमा देते हैं, वो उसका दायरा बड़ा होता है। अब जैसे जेलस के लिए भी उसने जो है कोई उपमा कर दी कि पता चला कि जेलस के लिए उसने तुलना जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से कर दी कि जो आपको स्ट्राइकिंग लगा। लब के लिए भी जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से कर दी जो आपको स्ट्राइकिंग लगा। हेट के लिए आपने मतलब ऐसा किया जो आपको स्ट्राइकिंग लगा, जन सामान्य में यूज ना होता हो। बस ये दोनों अंतर है इन्हीं में। अच्छा, इसमें एक आता है मेटाफिजिकल पोएट्स और मेटाफिजिकल। तो जब मेटाफिजिकल पोएट्स ये पूछा जाएगा कि ये क्वाइन इंट्रोड्यूस इससे संबंधित होगा, कहने का मतलब फ्रेज में तुमको पोएट से मिल जाए, तो ये किससे संबंधित है? ये डॉक्टर जॉनसन से संबंधित है। बात समझ में? और सिर्फ मेटाफिजिकल पूछा जाएगा तो फिर आप ड्राइडन फ्राइडन जिनको लगाना होगा लगा देना। बात समझ में? पोएट से जुड़ा तो समझ लेना जॉनसन के लिए बंध गया, फिर वो जॉनसन पेटेंट उसको करवा लिए। पोएट्स की जब बात करोगे आप, मेटाफिजिकल पोएट्स या इससे संबंधित क्वाइन किया या इंट्रोड्यूस किया। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं? चलो समझ रहे हैं। देखो कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, अभी ऊपर हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट बताया। एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होती है? जो फिजिक के परे हो। ठीक। अब यहाँ फिजिक के परे की ज्यादा बात नहीं होगी, एक्चुअली ये लैंग्वेज है, कंक्रीट लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। ठीक। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा प्लेन लैंग्वेज। कंक्रीट लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा सेंसुअस लैंग्वेज। समझ रहे हैं? अब एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज क्या होगी? ये आपका जो है ज्यादातर लोगों को डील करेगी। पर्टिकुलरिटी इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होती है? कंक्रीट लैंग्वेज में इसमें पर्टिकुलरिटी पर्टिकुलरिटी होती है। तो देखो दो चीज आपको मिला, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट जब आपने अध्ययन किया तो मोटा मोटी दो चीजें मिला। पहली चीज जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज होगी वो आपकी क्या होगी? वो प्लेन होगी। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज आपकी कैसी हो सकती है? एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज आपका जो है ज्यादा ज्यादा लोगों को जो है ज्यादा लोगों की ओर इशारा करेगा। अब जैसे कोई ऐसी लैंग्वेज है जो पर्टिकुलर जो है जॉन मिल्टन के बारे में ही बता रही है, या कोई ऐसी पोएट्री जॉन मिल्टन ने लिखा जिसमें सिर्फ जॉन मिल्टन की बात हो रही है, दूसरे किसी की बात नहीं हो रही है, तो ये आपकी जो है पोएट्री किस टाइप की, या ये भाषा किस टाइप की भाषा आपकी मानी जाएगी? ये मानी जाएगी आपकी जो है कंक्रीट। अब जैसे रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये आपका एक है पोएम है। इसमें क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डील किया गया है? नहीं। तो ये लैंग्वेज अगर जो एक एक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो लेकिन ये मानक थोड़ा गौड़ होता है। सबसे प्रमुख मानक क्या होता है आपका? सबसे प्रमुख मानक यही होता है कि अगर जो आप प्लेन लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप अगर जो सेंसुअस लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो आपका कंक्रीट हो जाएगा। ठीक। अब प्लेन का मतलब समझ लो कि प्लेन मतलब होता क्या है। प्लेन का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज। यही तो, कि आपको उस पर बैठ लेना है, आपको उड़ जाना है। हाँ। डील है। हाँ। प्लेन का मतलब हवाई जहाज है और आप लोग अब उड़ने की तैयारी कर लीजिए। देखो प्लेन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली सीधी सादी भाषा, सीधी सादी भाषा का मतलब वो अलंकारिक भाषा तुम्हारी नहीं होगी, सिंपल सी भाषा होगी। अब जैसे मैं आपके बोलूं कि भैया शांत हो जाओ, आवाज मत करो,
और मैं अगर जो ये हो गया क्या, ये कौन सी लैंग्वेज होगी, ये लैंग्वेज हो गई एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए, आवाज मत करिए, ये आपकी सीधी सादी भाषा है, मैंने इसमें कोई अलंकारिक यूज नहीं किया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, कहा यार चर पर मचाए हो फर्जी इतना देर से, मतलब अब ये तुम्हारी कंक्रीट भाषा होगी। कंक्रीट कैसे हो गई, अब हमने इसमें साउंड यूज कर दिया। जो ये चर पर हमने बोला यार खड़बड़ खड़बड़ मचाए हो, ये अड़बड़ खड़बड़ अर्र चर, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ये साउंड को डील कर रही है, मतलब ये सेंसुअस हो गई। सेंसुअस क्यों हो गई, क्योंकि आपके पास पांच सेंसेज हैं, पांच सेंसेज में से अगर जो किसी एक सेंस को भी कोई आपकी लैंग्वेज डील करती है, मतलब उसका जिक्र आता है या उससे संबंधित कोई चीज आपकी आती है, तो वो लैंग्वेज तुम्हारी सेंसुअस मानी जाएगी, और सेंसुअस बन गई तो वो कॉन्क्रीट बन गई। ठीक। अब यहाँ चर पर खड़र भड़र ये सब बताओ किसका सिंबल है, ये सिंबल आपके ईयर का है, आपके कान का है। हमने क्या यूज किया, हमने आना मोटा पोया यूज किया। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर जो तुम अपनी लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हो तो वो तुम्हारी लैंग्वेज कैसी बन जाएगी, कंक्रीट बन जाएगी। अब अब आप ये बताना, अगर जो मैं अपनी लैंग्वेज में इमेजरी यूज कर रहा हूं, इमेजरी, इमेजरी क्या चीज होती है, इमेजरी भी यही होती है कि आप ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन दें कि आपके दिमाग में उस चीज का इमेज बन जाए। तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनेगा जब आप बिल्कुल एकदम उसका जीवंत चित्रण करें। बात समझ रहे हैं। तो आपकी इमेजरी भी आपकी जो है, अगर जो आपने इमेजरी का यूज किया है कहीं, और अगर जो आपसे लैंग्वेज पूछी जा रही है कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे है, तो आप उसको कंक्रीट लैंग्वेज बोल सकते हैं। बात समझ में आई आपको। तो ये फिगर ऑफ स्पीच नॉर्मली आप ये समझेंगे कि आप अगर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, मतलब फिगर ऑफ स्पीच, ये तो हमने गलत शब्द यूज कर दिया, अगर जो आप फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज, तो वो आपकी जो है भाषा कैसी मानी जाएगी, वो आपका जो है लेख कैसा माना जाएगा, वो कंक्रीट माना जाएगा। अब जैसे मैंने कोई पोएम लिखी, मैंने उसमें जो है एक शब्द डाल दिया नंबनेस। ठीक। ये इनकी जॉन कीट्स की आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें नंबनेस वंबनेस यूज, तो नंबनेस बताओ, अब ये नंबनेस हमने शब्द डाला तो मुझे इसी से पता चल गया ये कंक्रीट हो गया। कैसे, क्योंकि नंबनेस बताओ किसको डील करता है, नंबनेस आपकी स्किन को डील करता है, त्वचा को डील करता है, मतलब शून्यपन। तो शून्यपन किससे संबंधित है, आपकी स्किन से संबंधित है। तुरंत ये तो कंक्रीट तुम्हारा बना दिया। बात समझ रहे हैं। तो ये जो है कंक्रीट ये चीज होता है, एब्स्ट्रैक्ट ये चीज होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब विदाउट फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हुए अगर जो कोई आप जो है मतलब अपनी एक भाषा यूज करते हो या एक कोई आप लेख लिखते हो, तो ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन लिखने के लिए मैंने एक पेज लिया, और जो है सॉरी, एप्लीकेशन लिखने के लिए मैंने एक पेज फाड़ा, और जो है उस पर मैंने एप्लीकेशन लिखा लिखा और प्रधानाचार्य जी को मैंने दे दिया। अब मैं इसको फिगरेटिव लैंग्वेज में अगर जो बताना चाहूंगा तो ऐसे बोलूंगा कि मैंने चर्र से एक पन्ना फाड़ा और सर 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 उस पे हमने लिखा, उसके बाद प्रधानाचार्य जी को दे दिया धड़ाक से। ठीक। तो अब इसमें दो दो तीन शब्द मैंने जो फ्रेजेज यूज कर दिए हैं उससे ये कंक्रीट लैंग्वेज बन गई। जैसे चर्र, चर्र किससे संबंधित है, कान से संबंधित है। ठीक। सेंसुअस बन गया। सेंसुअस लैंग्वेज, कंक्रीट लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज, ये सब आपस में जो है इंटरकनेक्ट हैं। समझ रहे हैं। अगर जो कोई लैंग्वेज सेंसुअस है तो अब वो आप ये फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाएगी। कोई लैंग्वेज अगर जो सेंसुअस है तो वो कंक्रीट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये सब आपस में अच्छे से जो है गुथे हुए हैं। चलो अगले दरवाजे पर चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ आपको नंबरनेस मिला, समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो ये देखने के बाद आप उसको तुरंत जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जैसे माई, माई आ गया, तो माई क्या है, पर्टिकुलरिटी इसमें इसने ला दिया। हालांकि ये पर्टिकुलरिटी पुराने समय में माना जाता था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है। अब इस पर्टिकुलरिटी को उतना प्रभावी नहीं माना जाता है कि सिर्फ अगर जो पर्टिकुलर आप अपना लेख लिखते हैं तो उसी के बेस पे कंक्रीट मान लिया जाएगा। वो लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन हाँ, पहले पहले जमाने में या जो पुराना कॉन्सेप्ट था जो है इसका कंक्रीट मानने का, तो कंक्रीट मानने का पुराना आपका पैटर्न यही था कि अगर जो आपने पर्टिकुलरिटी भी डील किया तो भी उसको वो कंक्रीट मान लेते थे। बात समझ रहे हैं।
लेकिन अब इस पे जो है पर्टिकुलरिटी पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस है लेकिन उतना फोकस नहीं है। अब ज्यादा फोकस किस पे है? अब ज्यादा फोकस जो है फिगरेटिव लैंग्वेज पे है, आपका सेंसुअस लैंग्वेज पे है। अब देखो कंक्रीट पोएट्री, तो अब कंक्रीट पोएट्री में मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। अब आप बताओ कि कंक्रीट पोएट्री होगी क्या? कि मतलब ऐसी पोएट्री जिसमें कंक्रीट चीजों का यूज किया गया हो। तो अब बताओ ये पोएट्री कैसी बनेगी? पोएट्री, इस पोएट्री में क्या चीज तुमको मिलेगी? इसकी लैंग्वेज कैसी होगी? इस पोएट्री की लैंग्वेज कैसी होगी? फिगरेटिव होगी उसकी लैंग्वेज, हैं? हैं? फिगरेटिव होगी। हाँ, फिगरेटिव होगी। और क्या होगी? सक्सेस मतलब उसकी लैंग्वेज जो है सेंस ऑर्गन को हाँ, सेंसुअस होगी, लैंग्वेज इसकी सेंसुअस हो एक्सप्रेस जाएगी। होगी ठीक फिर। है। तो इस बुक की यही सबसे बड़ी खासियत है कि अगर जो एक टर्म को आप समझ लिए तो उसके बाद आने वाले उससे रिलेटेड जितने टर्म रहेंगे उसमें तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक। तो कंक्रीट पोएट्री का मतलब आप समझ गए, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब नोट करने वाली क्या चीज है? इसी कंक्रीट पोएट्री को पुराने जो है समय में पैटर्न पोएम्स बोला जाता था। बात समझ रहे हैं? इसी कंक्रीट पोएट्री को पुराने समय में पैटर्न पोएम बोला जाता। अब परीक्षा में कंक्रीट पोएट्री नहीं पूछेगा, पूछेगा ये पैटर्न पोएम क्या क्या चीज है। तो पता चला आप फाल फ्लैट हो गए। समझ रहे हैं? तो ये सब नोट वोट मत करना, हमने क्विज में सब सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। बल्कि हो सकता है मैं बताने में यहाँ कुछ चीजें स्किप कर जाऊं, लेकिन जब क्विज बनाता हूं तो वहां छोटी से छोटी चीज मैं इसमें जो है डालने का प्रयास करता हूँ, इसका हर कुछ। अब यहाँ इन्होंने कंक्रीट पोएट्री के बारे में बताया है कि आगे कहाँ कहाँ इसका जो है विकास हुआ, ये उतना जरूरी नहीं है। कंक्रीट पोएट्री बस आप सुन लेना, बस आप तुरंत समझ जाना कि कंक्रीट पोएट्री है क्या। अब कन्फेशनल पोएट्री क्या होती है? कन्फेशनल पोएट्री का मतलब, कन्फेस का मतलब पहले समझो। कन्फेस का मतलब एक चीज होता है, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में या जो भी यहाँ पे अगर जो क्रिश्चियन रिलीजन से संबंधित कोई लोग होंगे या नहीं भी हैं, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आपको लगभग लगभग सारे रिलीजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और स्पेशली क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो है आप कल्चर या ब्रिटेन का जो है लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं। देखो क्रिश्चियन रिलीजन में क्या होता है, वहां एक परंपरा होती है कन्फेस वाली। ठीक। जैसे आप जो है पुराने समय में आपने सीरियल उरियल महाभारत ये सब देखा होगा, तो उसमें आपने सुना होगा एक शब्द वहां यूज करते हैं, पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने अनजाने में कोई, अनजाने या जाने में कोई आपने अपराध कर दिया। अब आपसे अपराध हुआ, गलती हुई, आपने क्राइम किया, फिर आपके मन में हुआ यार ये मैंने गलत कर दिया। तो गलत कर दिया तो वो बताते हैं कि कोई गुरुजी हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि गुरुजी मैंने बड़ा गड़बड़ काम कर दिया है, अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी कहेंगे पश्चाताप करो। पश्चाताप करने का मतलब कि ईश्वर के सामने जो है आप अपने जो सारे अपराध को कबूल कर लीजिए कि मैंने ये किया है, और इसके लिए जो है जो भी दंड होगा मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। तो इससे ये माना जाता है कि आपके अपराध कट जाते हैं। सेम यही पैटर्न आपके जो है इसमें क्रिश्चियन रिलीजन में भी है कि जो भी वो क्राइम करते हैं वो फिर उनके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर के अपने अपराध वो लोग स्वीकार करते हैं कि मैंने ये चीज किया। ठीक। तो अब बताना, माई जरा मत निकल लो। तो कन्फेशनल पोएट्री अब किस टाइप की होगी? अब देखो मैं तुमको जो है कन्फेशनल पोएट्री का चश्मा दिखा रहा हूँ। देखो पहली चीज, कन्फेशनल पोएट्री क्या होगी? कन्फेशनल पोएट्री पहली चीज तो ऑटोबायोग्राफिकल होगी। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों होगी? क्योंकि जो बोलने वाला है ज्यादातर वही लिखने वाला होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, या अगर जो जो बोलने वाला है वो लिखने वाला नहीं है, फिर भी उसमें जो करेक्टर यूज हुआ होगा वो अपने लिए आई यूज करेगा, और अपनी इमोशन की वो बात करेगा, अपने व्यक्तिगत अपने अनुभव जो है वो उनके जो है सामने जो है शो करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये ऑटोबायोग्राफिकल होती है। अब आपके मन में आएगा कि यार फिर ऑटोबायोग्राफिकल जब ये है तो फिर ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री और इसमें क्या अंतर है? तो देखो ऑटोबायोग्रा जो जैसे एक पोएट्री मैं आपके सामने डालूं कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री, फिर एक मैं डाल रहा हूं उसके समतुल्य कन्फेशनल पोएट्री, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में तो आपने आज जो है अपनी जो है वो डाली है, आत्मकथा डाली है, अपने बारे में बताया है, अपने अंदर वाली चीजों में। तो कन्फेशनल पोएट्री में सिर्फ क्राइम, आप अपने क्राइम के बारे में आप जिक्र करते हैं।
और जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री होती है उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप अपने क्राइम के बारे में ही जिक्र करें, आप अपनी अच्छाइयों के बारे में भी वहां जिक्र करते हैं, आप अपने जीवन के और पहलू करते हैं। उसी में एक छोटा सा पहलू आपका क्राइम वाला भी है, लोग उसको डालते हैं, कभी कभी नहीं डालते हैं। तो कन्फेशनल पोएट्री कहने का मतलब यहाँ वही चीजें ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी जो आपको जो है क्राइम के जो है सेंस में माना जाएगा, वो जो है क्राइम ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब कन्फेशनल पोएट्री को आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो कि कन्फेशनल पोएट्री वो क्राइम वाली पोएट्री होती है कि जिसमें जो है जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आई आपको? अब कॉन्फिडेंट, और इसका देखना फेमिनिन जेंडर ये होता है, लास्ट में ई जोड़ देना, कॉन्फिडेंटी, जब भी प्रोनाउंसिएशन हो कॉन्फिडेंटी है, कॉन्फिडेंटी ये है। ये क्या होता है? तो कहते हैं नहीं भैया कॉन्फिडेंट जो है कॉन्फिडेंटल है या जो भी है इस टाइप का, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि गोपनीय टाइप में, या आप इसको बोल सकते हैं विशेष टाइप में। तो कॉन्फिडेंट का मतलब एक ऐसा करेक्टर होता है कि जिससे जो है जो घटना का प्रोटागोनिस्ट होता है, या जो सॉरी जो एक कहानी होती है, जो उसका मुख्य किरदार होता है, वो अपने मन की सारी बात इससे शेयर करता है, कॉन्फिडेंट से। समझ रहे हैं? अब इसमें आपको आगे मिल सकता है क्या? हम्म। अब जैसे हेमलेट में कॉन्फिडेंट कौन था? हेमलेट अपने मन की सारी होरेशियो, बात किससे बता, सर होरेशियो से होरेशियो। बताता था। ठीक। तो अब ऐसे करके धीरे धीरे जितने प्ले होंगे, थोड़ा आप दिमाग दौड़ाना कि एंटोनी क्लियोपेट्रा में कौन था, और जो है उथैलो में कौन था, कि मतलब जो है, और इसमें किंग लियर में कौन था। कोई जरूरी नहीं कि सारे प्ले में हो, ये भी हो सकता है कि सारे प्ले में न हो, किसी किसी में हो, किसी किसी में न हो। तो कॉन्फिडेंट, अगर जो जेंट्स है तो कॉन्फिडेंट बोलोगे, अगर जो वो मैस्कुलिन वो फेमिनिन जेंडर का कोई है तो उसको कॉन्फिडेंट ही बोलोगे, स्पेलिंग में परिवर्तन आ जाएगा। ये एक करेक्टर होता है, करेक्टर होता है। और ये ऐसा करेक्टर होता है कि जो आपका जो है कहानी का जो मेन किरदार होता है या मेन पात्र होता है, उसका ये सबसे करीबी या अंतरंग टाइप का मित्र होता है, या हो सकता है मित्र न हो, सेवक हो उसका। लेकिन ये अपने मन की सारी बात जो है इससे शेयर करता है। अच्छा, इस शेयर कर मतलब इसको डाला क्यों जाता है लिटरेचर में, कि जैसे इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है कि देखो, अपने मन की बात, जैसे मेरे मन में जो उहापोह चल रहा है, जैसे वो कौन था, हेमलेट था। हेमलेट की पापा की हत्या हो गई है और जो भी है सब आया है, उसके बाद वो कर रहा है टू बी और नॉट टू बी। तो मन की बात बोलने के लिए वो स्टेज पे खड़ा होके ऐसे जो है कर रहा है कि मैं अपने मन की बात जो है मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मन में ये मेरे चल रहा है, लेकिन दर्शक इसको सुने इसलिए वो मुंह से भी बोल रहा है। तो इतना उसको ड्रामा करना पड़ रहा है, तो ये नेचुरल सा नहीं लगता है। अगर जो आप साली लकी का यूज करोगे तो ये नेचुरल सा नहीं लगता है, तुमको लगेगा यार इसके मन की बात चल रही है तो मुंह से बोल रहा है। तो ये नेचुरल वे में और करवाने के लिए बाद में एक और विधा निकाली गई, तो वो यही विधा है, कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटी। अब इसमें जैसे मान लीजिए साली लकी अगर जो ये न बोलता, हेमलेट टू बी और नॉट टू बी, साली लकी न बोलता, तो इसके मन की बात आपको कैसे पता चलता? तो इसके मन की बात ऐसे पता चलता कि ये अपने मन की सारी बात जाके होरेशियो से बताता, और वो दर्शक सारे लोग बैठ के सुनते। समझ रहे हैं? तो आप कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटी का यूज करते हुए साली लकी को अवॉइड कर सकते हो, असाइड को अवॉइड कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? ये साली लकी का सब्स्टिट्यूट होता है। कॉन्फिडेंट अगर जो आप डाल रहे हैं, तो आप चाहें तो उस प्ले में साली लकी तुमको जो है बुलवाने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट आराम से वो अपना जाके उससे बताएगा, वो कॉन्फिडेंटी अपना आराम से सुनेगी। समझ रहे हैं? तो ये साली लकी के सब्स्टिट्यूट के लिए इसको लिटरेचर में शामिल किया गया है कि भैया साली लकी थोड़ा नेचुरल सा नहीं लगता है, और ये नेचुरल सा लगता है। अब इसी कॉन्फिडेंट को जो है जेम्स हैं एक लोग, तो इन्होंने इसके लिए टर्म एक दिया है, फिसिल। ये टर्म आप याद रखना, कॉन्फिडेंट तो तुमको पता चल जाएगा, नाम से ही जो है क्लियर है कहाँ कोई जो है विशेष विशेष आदमी ही होगा जो होगा, लेकिन ये वाला आप भूल जाओगे, तो इसको आप याद रखना। समझ रहे हैं?
और याद वाद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्विज दूंगा अभी, इसके तुरंत बाद, जस्ट बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगी बस इसके तुरंत बाद इसकी जो है आपको क्विज मिल जाएगी, आप उसको आराम से सॉल्व करिएगा। एक मिनट रुक जाना जरा, स्क्रीन हमारी बड़ी बदतमीज टाइप की है, कभी कभी रुक जाती है। अब आ जाओ कनोटेशन डिनोटेशन। ठीक, इसमें एनोटेशन भी है, नहीं एनोटेशन नहीं है। अब देखो कनोटेशन क्या होता है, डिकंस्ट्रक्शन थियरी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपने कुछ जाना होगा। समझ रहे हैं? पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड इसके पहले आप शायद पढ़े होंगे, पता नहीं हमने आपको बताया कि नहीं बताया, संभवतः भी नहीं आया होगा। एम्बिगुटी, समझ रहे हैं? तो ये सब शब्द जो है वह मतलब ये जो आपका डिकंस्ट्रक्शन थियरी, ये सब मतलब डिकंस्ट्रक्शन थियरी या इन्हीं सब के कारण इन सब चीजों का उद्भव हुआ है, मतलब ये सब चीज जो है उन्हीं से ये सब पैदा हुए हैं, स्पेशली कनोटेशन। आपका समझ रहे हैं? तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि ये एक्चुअली मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है अर्थ टाइप में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सेब, तो आप बोलोगे कि रेड कलर का एक फल होता है, गोल होता है और खाने पे मीठा लगता है। ठीक, अब मैं बोलूं सेब, तो उसका मतलब अगर जो लब निकाला जाए, आप ये सपोज कर लो कि अच्छा ये लब के लिए भी यूज हो सकता है भाई, क्योंकि गुलाब भी लाल होता है, ये भी लाल होता है, तो जो है लब के लिए, तो अब आप क्या मीनिंग निकाल लिए? सेब बराबर लब, सेब बराबर प्यार। तो अब ये जो प्यार वाली मीनिंग निकली, लब वाली मीनिंग निकली, क्या ये सेब के लिए है? सेब के लिए नहीं है। तो अब यही आपकी हो गई क्या? कनोटेशन। अब जैसे होम, होम अगर जो मैं, होम का मतलब क्या होता है? घर। घर का मतलब अगर जो मैं कंक्रीट से निकालूं कि दीवारें होंगी, ऊपर एक छत होगा और भी अंदर चीजें होंगी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिनोटेशन। अब होम का मतलब मैं अर्थ लगा लूं कि यार उसमें घर पे तो बड़ा सुकून रहता है, जाओ हर चीज मिलती है और जो है अच्छी खासी केयर होती है, तो घर का मतलब मैं सुकून से लगाऊं, घर का मतलब मैं कंफर्ट से लगाऊं। तो ये हो गया जो है आपका कनोटेशन। तो कनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग नहीं होती है, डिनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग होती है। जैसे एप्पल, एप्पल तुम डिक्शनरी में जब सर्च करोगे तो उसका मतलब वही आएगा कि सेब, लेकिन एप्पल का मतलब डिक्शनरी में आपको जो है लब से नहीं मिलेगा, आपको पीस से नहीं मिलेगा। होम जब सर्च करोगे तो होम का मतलब वही कंक्रीट वाली चीज आएगा कि दीवार और ये इस टाइप की मीनिंग तुमको वहां मिलेगी, लेकिन होम का मतलब डिक्शनरी में आपको पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो देखो डी, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, डिनोटेशन, डी फॉर डिनोटेशन और डी फॉर डिक्शनरी। समझ रहे हैं? तो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग अगर जो किसी चीज की आप बताते हो, जो उस है रूढ़ है, वो उसके लिए फिक्स है, वो होती है आपकी क्या? वो होती है आपकी डिनोटेशन। आप उसकी उसकी भावनाओं से जुड़ी चीजों को आप बताते हैं, तो वो होती है आपको कनोटेशन। अब जैसे रोज, रोज को मैं एज ए फ्लावर काउंट करूं तो ये हो गया इसका डिनोटेशन। अब रोज को एज ए मैं लब काउंट करूं तो ये इसका हो गया कनोटेशन। बात समझ रहे हैं? तो ये कनोटेशन आपका जो है भावनात्मक मीनिंग होती है, उसकी भावनाओं से जुड़ी मीनिंग होती है, वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती है। और आपका डिनोटेशन ये डायरेक्ट मीनिंग होती है। और एक इसी में आता है आपका एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब होता है टीका टिप्पणी। टीका टिप्पणी का मतलब क्या होता है? जैसे रामायण रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, तो रामचरितमानस में कई राइटर्स ने अपना एक्सप्लेनेशन किसी किसी चीजों पे दिया है, जैसे फलाने के अकॉर्डिंग टू ये, इस दोहे का मतलब उन्होंने एक दूसरी तरीके से निकाला, और उसको पढ़ने के बाद अब दूसरे कोई विद्वान आए, उन्होंने पढ़ा, फिर उसमें पर्टिकुलर एक शब्द का मतलब उन्होंने कुछ दूसरे से निकाला। समझ रहे हैं? तो जितने स्कॉलर्स आते हैं वो अपना एनोटेशंस जोड़ते रहते हैं, जैसे जितने एडिशंस बदले जाएंगे, जैसे एडिशंस की संख्या, जैसे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो जितने एडिशंस निकलते जाते हैं उतने जो है एनोटेशंस आपके बढ़ते जाते हैं, उतने लोगों से जो है उतने लोगों की राय जो है पब्लिशर लेता है। वो पर्टिकुलर एक वर्ड का जो है अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग टू जो है वो व्याख्या करते हैं, और वो व्याख्या जो है प्रमाणिक होती है। प्रमाणिक का मतलब जैसे एक कैनन बना होता है। अब जैसे आप पीएचडी करने जाते हो, तो पीएचडी करने में जो आप एक अपनी थीसिस लिखते हो, तो थीसिस को जो एक ज्यूरी होती है वो पास करती है कि हाँ ये यूनिक है, तुमने इस मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई यूनिक चीज आपने बताई है। तो सेम वही चीज वहां पे होती है, एनोटेशन एक टाइप से समझिए कि यूनिक मीनिंग वो लोग अपनी देते हैं, तो वो चीज होती है एनोटेशन।
और बाकी इसमें कुछ एनोटेशन डिनोटेशन दिए गए हैं, वो हमने आपके जो है क्विज में जिक्र कर दिया है, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो आ गया कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या चीज होती है? कन्वेंशन आपकी वो चीज होती है, अच्छा ये वो गणित थोड़ी पढ़े हैं आप लोग कभी, दुर्भाग्य से? हम्म। नहीं गणित सर। वणित पढ़े हैं कभी? बिना बचपन में गणित पढ़े पढ़े थे पास सर। हो गए? माना कि चार व्यक्ति बराबर इतने, तो तीन व्यक्ति बराबर इतने, तो उसमें मान लिया जाता है। अब वो मान लिया जाता है तो उसमें क्वेश्चन तुम क्रिएट नहीं करते हो, सर माने हैं लेकिन वो आदमी हमको नहीं दिख रहे हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन मास्टर से पूछा आपने अपने? जैसे मास्टर जी लगाते हैं कि माना कि एक आदमी बराबर चार आदमी, माना कि एक्स बराबर एक आदमी, ऐसा है? तो एक्स बराबर एक आदमी हो जाता है वहां पे? बताओ। एक्स बराबर एक आदमी हो जाता है, सिर्फ माना जाता है। ये आपका जो है मास्टर का और आपका ये एक जो है कहने का मतलब बांड होता है कि वो जो बोलता है बिना मन में आप क्वेश्चन किए उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बिना किसी क्वेरी के, और वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता है। इसी चीज को बोला जाता है कन्वेंशन। समझ रहे हैं? अब जैसे स्टेज तुमने देखा है कभी आपने, जो है नौटंकी देखी होगी या थिएटर में गए होगे, आपने देखा होगा वहां तीन वाल होती है लेकिन माना क्या जाता है चार वाल। कि कभी तुमने क्वेश्चन किया है कि जैसे मैं एक कमरे का सीन आपको दिखा रहा हूँ कि राजा रानी कमरे में बैठे हैं, बात कर रहे हैं राजनीति के बारे में कि राज्य व्यवस्था कैसे चलाई जाए, ठीक? वो उनका व्यक्तिगत कमरा है, व्यक्तिगत उनका जो है बेडरूम है। तो बेडरूम में जो है कितनी दीवार होंगी? चार दीवार होंगी। और वहां पे रहती कितनी है स्टेज पे दीवार? तीन दीवार रहती हैं। तीन दीवार होने के बावजूद भी दर्शक क्या मानते हैं? दर्शक उसको चार दीवार मान लेते हैं, बिना किसी क्वेरी के, बिना किसी क्वेश्चन के। इस चीज को बोला जाता है कन्वेंशन। बात समझ रहे हैं? तो कन्वेंशन एक टाइप से जो है दर्शक में और जो जो रिप्रेजेंटेटर होता है उसमें एक जो है वो परंपरा टाइप में होती है कि वो जो कहने का मतलब एग्जैक्ट चीजें नहीं भी दिखाई जाती हैं उसके समतुल्य बोला जाता है, वो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। बात समझ रहे हैं? अच्छा दूसरा कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का एक दूसरा मतलब होता है कि धारणा, सामान्य धारणा। जैसे मैंने बोला सानेट, तो अब तुम्हारे मन में क्या चीज आया? 14 लाइन। मैंने बोला पेट्रार्कियन सानेट, तो तुरंत आठ, छह डिवीजन, टोटल 14। तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि आठ के बाद एक जो है आपका वोल्टा मिलेगा, उसमें जो है सिजरा फिजरा लगा रहेगा दिखाने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें क्या होती हैं? कन्वेंशन होती हैं। और इसी में जब आप इस परंपरा का उल्लंघन करते हैं तो वो हो जाता है इन्वेंशन। अब जैसे मान लो 14 लाइन का सानेट है, हमारे जमाने में जैसे मान लो सारे लोग 14 लाइन के सानेट लिख रहे हैं, मैं 16 लाइन का लिख दूं। 16 लाइन का सानेट किसने लिखा है? जॉर्ज मेरीडिथ ने 16 लाइन के सानेट लिखे हैं। तो अगर जो मान लो जॉर्ज मेरीडिथ के जमाने में सारे लोग 14 के लिख रहे हैं, उन्होंने 16 लिख दिया, तो उस जमाने के अकॉर्डिंग टू अब उनका जो है सानेट इन्वेंशन माना जाएगा। और बाकी जितने सॉनिटियर हैं वो सब कन्वेंशनल जो है सॉनिटियर बोले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप अपने टाइम पीरियड से जब अगेंस्ट कोई काम करते हो, अब जैसे मान लो सभी मेरे पीरियड में सारे लोग 16 लाइन के सानेट लिख रहे हैं, मैं भी 16 लाइन का सानेट लिख रहा हूं, तो ये इन्वेंशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जैसे थिएटर इन राउंड, थिएटर इन राउंड का मतलब होता है कि उसमें कोई दीवार नहीं होती। जैसे स्टेडियम आपने देखा होगा, स्टेडियम के बीच में अगर जो कोई थिएटर बनाया जाए, जैसे ये सब कब होता है? जब आपने कोई वो देखा होगा कि कोई अच्छे खासे जो है गाना गाने वाले सिंगर उंगर आते हैं, दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा आने की उम्मीद रहती है, तो उनका ओपन स्टेज बना दिया जाता है। फुटबॉल स्टेडियम में पता चला बीच में उनके लिए एक चबूतरा बना दिया गया, उसी पे न उसमें अर्दा है, न पर्दा है, न दीवार है, डायरेक्ट स्टेज शो चल रहा है। ठीक? तो वो थिएटर इन राउंड वही है, थिएटर इन राउंड में नो वाल होता है। तो ये भी आप याद रखना कि थिएटर इन राउंड अगर जो कोई चीज है तो उसमें कोई दीवार वाल नहीं होती है, दीवार की उसमें जो है कोई वो नहीं होता, उसमें कन्वेंशन के थ्रू वो लोग मान लेते हैं। ये देखो इन्वेंशन उन्वेंशन सब वही सब सारी चीज है। अब जैसे ब्लैंक वर्स में सारे लोग लिख रहे हैं,
अब ब्लैंक वर्स छोड़ के अब आपने क्या कर दिया, आपने हीरोइक कपलेट शुरू कर दिया, आपने फ्री वर्स शुरू कर दिया, तो ये इन्वेंशन आपका माना जाएगा। आप अपनी जो है परंपरा के विपरीत काम कर दो तो वो चीज हो जाएगा। अब आ जाओ कोर्टेले लब। कोर्टेले लब क्या होता है? लब तो सारे लोग जानते होंगे, ठीक। हो सकता है थोड़ा मोड़ा आप जो है कभी इधर उधर दब छुप के किए भी हूं, जाने अनजाने में। तो क्या है तो लब? जी, कोड मतलब जो राजा महाराजाओं से रिलेटेड हो। हाँ, लब का मतलब रॉयल। होता है प्रेम, और कोर्टेले लब का मतलब निरहु गुरहु का प्रेम नहीं। अब ये या तो राजकुमार राजा राजकुमारियों मतलब का प्रेम होगा, जनरल का प्रेम होगा, राजा रानी का प्रेम होगा, इसमें सामान्य जन का प्रेम नहीं दिखाया जाएगा। यही होता है जो है, गरीब आदमी का प्रेम नहीं होगा सर। हाँ, गरीब आदमी का प्रेम नहीं होगा। गरीब जैसे अब इसमें क्या है, अब ये अगर जो इसमें कोर्टेले लब में क्या होगा, अगर जो ये अपनी वो कर रहे हैं अपना जो है जो है लब शो भी करेंगे, तो इनका जो है हाइपरबलिक लब होगा। अब जैसे इनको माला भी देनी होगी, तो पता चला बहुत बड़ी माला बनेगी, इतनी बड़ी माला ये बनवाएंगे, पता चला उसमें 25 आदमी आ जाए, ठीक। अब इनको जो है कोई चीज जो है गिफ्ट भी करना होगा, तो वो गिफ्ट इतना बड़ा होगा कि उसको एक आदमी लेके चलिए तो 8-10 लोग उसको लेके चलेंगे, और राजा जी खाली हाथ लगा देंगे उसमें हल्का सा, और वो रानी जी को जो है, रानी जी भी उसमें जो उनको दिया जाएगा वो भी उसमें हल्का हाथ लगा देंगी। न इनकी पकड़ने की हिम्मत है, न उनकी पकड़ने की हिम्मत है, ठीक है। तो ये यही सब परंपरा जो है कोर्टेले लब की, यही सब परंपरा है। कहने का मतलब कि ऐसा प्यार कि पूरा देश जान जाए कि हाँ राजा जी प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, ये कोर्टेले लब होता कहाँ है? कोर्टेले लब आपको ज्यादा देखने का कहाँ मिलेगा? सेवेलरिक रोमांस तुमने सुना है? इसके पहले शायद हमने पढ़ाया होगा। सेवेलरिक रोमांस में तुमको कोर्टेले लब अक्सर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेवेलरिक रोमांस में वहां सेवेल जो है ये कौन बनता है, वो राजा राजकुमार ही तो रहते हैं, वो जो है प्रेमिका की खोज में निकलते हैं, उसके लिए जो है या मिलती भी है तो प्रपोज करते हैं हीरोइक स्टाइल में। तो यही सब चीज होती है। अब जैसे हमको आपको जो है प्रपोज करना होगा, तो पता चलेगा कि हम लोग जो है इसका, पता चला मिर्चे का फूल दे के प्रपोज कर दें, भाई वो भी सफेद होता है। अब उनको करना होगा तो वो अपनी उमुदनी कुमुदनी या जो व्हाइट वाला जो है कमल होता है वो लाके जो है प्रपोज करेंगे। बात समझ रहे हैं? या कद्दू का फूल दे के हम लोग कर देते हैं प्रपोज कि चलो भैया जो है इसके दो यूज हो जाएंगे, एक लब का प्रपोजल भी हो जाएगा और इसकी पकौड़ी भी बन जाएगी। ये किटिज्म वाला जो है इसको सब एक साथ लिया जाएगा, किटिज्म को हम स्किप करते हैं। कल्चरल स्टडीज भी अभी छोड़ दिया जाए। डिकेडेंस, देखो डिकेडेंस ये आपका जो टर्म यूज हुआ है इस पे पन है। डिकेडेंस का मतलब आप नॉर्मली जो अर्थ निकालेंगे उसका मतलब होता है 10 साल का पीरियड, डिकेड 10 साल का पीरियड। और एक डिकेडेंस का मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीजें जो डेथ हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं। तो अब इस पीरियड के लोग क्या करते थे, इस पीरियड में जैसे अब इसमें आपने देखा होगा, इनका टाइम पीरियड देख लेना, उसमें हमने मेंशन किया है भैया। तो इसमें क्या होता था, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। देखो इसमें लास्ट के वो 10 ईयर काउंट के, 19th सेंचुरी के 10 ईयर लास्ट के वो आपके काउंट किए जाते हैं। 10 साल में ये सब चीजें ज्यादा हुई। इसमें एस्थेटिक, एस्थेटिक का बोलबाला रहा। एस्थेटिक का मतलब ब्यूटी, वो ब्यूटी जिसमें सेंसुअसनेस हो, सेंसुअस ब्यूटी का बोलबाला यहाँ पे रहा। अच्छा, ये सेंसुअस ब्यूटी देख कहाँ रहे थे? ये सेंसुअस ब्यूटी देख रहे थे डिकेड चीजों में, मृत प्राय चीजों में, समझ रहे हैं? तो मृत प्राय चीजों में जब आप ब्यूटी देख रहे हैं, इस पीरियड की यही टेंडेंसी थी कि डिकेड का मतलब एक हो गया लास्ट के 10 साल, और एक डिकेड का मतलब हो गया कि डेड डेड थिंग्स में इन्होंने जो है ब्यूटी देखी। जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी हो, या इस टाइप की चीजें जिसको आप मृत मानते हैं। मृत का मतलब सिर्फ मृत शरीर ही नहीं, और बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आप, जैसे सूखी पत्ती हुई। तो इन सब चीजों में जब आप खूबसूरती देखना शुरू कर देते हैं, उसमें आप खूबसूरती जो है आपका अंदाज इस टाइप का होता है कि उसमें भी तुमको ब्यूटी नजर आती है। तो इस पीरियड में यही सब सारी चीजें आपकी की गई थी। और ये 19th सेंचुरी के लास्ट के 10 सालों का जो है, 10 सालों में इसका बोलबाला अच्छा खासा रहा है।
हम्म। अब आ जाओ डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी, चलो जाने दो, ये थियरी है, इसको छोड़ते हैं। हालांकि ये बताने वाली चीज थी, इसमें दो तीन टर्म हैं जो तुमको परेशान कर सकते हैं। जैसे अपोरिया का नाम तुमने सुना होगा। अपोरिया क्या चीज होती है, कोई बताएगा? देखो अपोरिया आ गई इसमें। हम्म। अपोरिया बताने का कोई जरूरत करेगा? जैसे बताइए। हैमलेट बोला टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। नहीं, कंफ्यूज हम्म। रहेगा इसमें ये कि करना क्या है। हम्म। तो अपोरिया का मतलब कंफ्यूजन है। अपोरिया का मतलब क्या है, कंफ्यूजन? बताओ। देखो, पढ़ाई पढ़ने पर अगर जो आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे तो फिर वो चीज दिमाग में परमानेंट जो है आपके नहीं रुकती है। अपोरिया का मतलब कंफ्यूजन होता है। आप बोले लेकिन लास्ट में आपका दिल नहीं गंवारा कर रहा है। दिल क्यों नहीं गंवारा कर रहा है? दिल इसलिए नहीं गंवारा कर रहा है कि आपने पढ़ा लेकिन आपने उसकी कब्र नहीं खोदी। कब्र खोदने का मतलब आप उसके हर पहलू से वाकिफ नहीं हो। देखो अब इसमें अपोरिया का मतलब ये समझ लो। देखो मोटा मोटी डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी में क्या होता है, डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी में ये होता है कि वो पर्टिकुलर कोई एक वर्ड लिए, मतलब एक पहलू मैं इसका बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक तुमने माउस ले लिया, माउस एक शब्द ले लिया। अब माउस से तुम्हारे मन में आया कि यार माउस, माउस कहाँ रहता है? होल में रहता है। होल, होल, होल। होल का मतलब बिल। अब होल का मतलब तुम संपूर्ण लगाना शुरू कर दिए। संपूर्ण का मतलब तुम संपूर्ण क्या? संपूर्ण ब्रह्मांड। तुम ब्रह्मांड पे पहुंच गए। अब ब्रह्मांड पे पहुंच गए तो फिर ब्रह्मांड में तो पता चला ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, अरे यार इससे तो नारद जी भी जुड़े रहते हैं। अच्छा, हम लोग रामायण देखा करते थे, ठीक। अब शुरुआत मैंने कहाँ से किया था? यही अपोरिया होता है। कहने का मतलब इतना आगे आप उस मीनिंग में बढ़ जाओ कि शुरुआत तुमने कहां से की थी तुम वही भूल जाओ। यही कंफ्यूजन की स्थिति बोली जाती है अपोरिया। बात समझ में आई? अभी मैं आपको 2-4 मिनट इसी में और खींच देता लंबा तो तुम भूल जाते कि हम होल से शुरुआत किए थे। बात समझ में आई आपको? सर इसका मतलब यही तो हो गया, अपने टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हुए मेन सब्जेक्ट से उतर जाना। हाँ हाँ हाँ, कंफ्यूजन की वो स्थिति कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम पढ़ क्या रहे थे, हमने शुरुआत कहां से की। जी सर। हाँ, इसी को अपोरिया बोला जाता है। और शुरुआत किया जाए कि इसको यहीं बंद किया जाए? चलो एक और डिकोरम आप समझ लो। देखो डिकोरम क्या होता है। डिकोरम का मतलब, सबसे डिकोरम समझने का सबसे अच्छा मतलब ये होता है, अब जैसे मैं एक शब्द बोलूंगा, कुछ मैं टर्म बोलूंगा, इसका आप डिकोरम बताते चलना। जैसे एक डिकोरम मैं बताऊंगा। अब जैसे मैंने बोला सानेट, अब इसका डिकोरम क्या है? तुमने बोला 14 लाइन, ठीक। मैंने बोला बैलड, तो आपने क्या इसका डिकोरम बोला? इम्पर्सनल पोएट्री। समझ रहे हैं? मैंने बोला लिरिक, तो आपने क्या बोला? आप बोलेंगे कि सब्जेक्टिव पोएट्री। ये इसका डिकोरम है। तो कहने का मतलब डिकोरम एक ऐसी चीज होती है जो उस चीज में वो चीज एकदम से बंधी होती है, वो उसके लिए एकदम से फिक्स हो जाती है। वो मतलब वो चीज वही मान ही जाती है। जैसे मैंने बोला सानेट तो 14 लाइन, कपलेट तो 2 लाइन, क्वाट्रेन तो 4 लाइन, ये इसका डेकोरम है। अब जैसे इपिक, तो इपिक का क्या डेकोरम है? एलिवेटेड स्टाइल हो जाएगी, थीम इसकी लाफ्टी होगी। समझ रहे हैं? हीरो जो इसका होगा वो वर्ल्ड वाइड जो है श्रेणी का होगा, या तो किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, या किसी नेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होगा, या हो सकता है कि पूरी मानव जाति का ही रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, जैसे एडम यू जो है ये माने गए हैं। तो ये इपिक का डेकोरम है। डेकोरम का मतलब उस चीज के लिए बंधा हुआ कोई उसका जो है करेक्टर हो सकता है, रिचुअल्स हो सकते हैं, या कोई परंपरा हो सकती है, वो उसी के लिए फिक्स होती है। डेकोरम का मतलब मोटा मोटी ये समझ लेना कि फिक्स नियम किसी चीज को करने के या किसी चीज को होने के, वो उसके सेट रूल्स। अब जैसे सानेट में बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में सिर्फ 14 लाइन आ रही है,
मैं इर्रेगुलर सानेट जैसे वो सॉरी इर्रेगुलर रोड जैसे मैंने बोला तो तुरंत आप बोलोगे कि इसमें स्टाफ तो दिखेगा, एंटी स्टाफ रिपोर्ट तो पता चलेगा इसका गांचा पांचा चलेगा। मतलब ये आप आपस में मिक्स कर दिए जाएंगे, कभी मिक्स नहीं किए जाएंगे। मतलब सेट रिपीटिशन, स्टाफ एंटी स्टाफ रिपोर्ट, स्टाफ एंटी स्टाफ रिपोर्ट, इसका नहीं चलेगा। और मैंने बोला जो है ये पिंडारी कोड, तो पिंडारी कोड बोलते ही तुरंत रेगुलर रोड का मतलब रेगुलरिटी तुमको शो होना शुरू हो जाएगी कि स्टाफ आएगा, फिर एंटी स्टाफ, फिर स्पोर्ट, मतलब ये रेगुलरिटी लगातार तुम्हारी जारी रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो डेकोरम का मतलब यही होता है कि किसी चीज के सेट रूल्स वो उसी के लिए फिक्स होता है और दिमाग ऑटोमेटिक उसको आपका कैच कर लेता है। समझ रहे हैं? फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर जो आप उस फील्ड से जुड़े हैं तो एकदम फिक्स वहीं आप पहुंचोगे। बात समझ में आई? जैसे ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया सोनेट 16 लाइन, 14 लाइन, 13 लाइन, आप किस पे टिक करेंगे? 14 है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप डेकोरम के थ्रू टिक कर रहे हैं। 16 लाइन का भी बना है लेकिन वो 16 लाइन डेकोरम के थ्रू नहीं है। 13 लाइन के भी सानेट बने, वो डेकोरम के थ्रू नहीं है। समझ रहे हैं? आपने डेकोरम के थ्रू ये जो है आपने जो है वो किया है। अब जैसे मैंने बोला पेट्रार्कियन सानेट, तो कितने पार्ट आप करोगे इसमें? कितने खंड बनाएंगे इसमें? कितने पारा आप बनाओगे? हम्म, सर बताओ। 2। दो? ये आंसर आपने दो किसके थ्रू दिया? आपने डेकोरम के थ्रू सर दिया। एक जी। कहने का मतलब आपने, हाँ, एक आपने जो है सेट परंपरा के थ्रू जो है आपने ये आंसर किया है। बात समझ में आ गई आपको? जी सर। चलो ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद ये डिज में भी बता दिया जाए आपको, लेकिन डी तो अभी जाएगा लंबा। चलो छोड़ो, इसको बाद में छोड़ते हैं। ठीक, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्ते सर।